तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिलू और जियांग किंग वो जो मेथड था लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट मिल करके यूज़ कर रहे थे और इनके पीछे में एक वही जो स्टैचू वाली औरत थी वो मैनिफेस्ट होती है। अब आगे तो यार कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यार ट्रेन हो गई थी लेट भाई, 4.5 घंटे। तो ऐसा है भाई, ठीक है फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्पेस था ना जहाँ पर लिलू और जियांग किंग थे, ये मानो पूरा लाइट से भर चुका था, बस लाइट ही लाइट, एब्सोल्यूट लाइट कह सकते हो, जहाँ पर डार्कनेस सर्वाइव भी नहीं कर सकता। और शेन का जो वर्ल्ड स्पेस डोमेन था ना डार्क वाला, वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मिंगजुआन हैरान था कि यार ये तो वही लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट है ना जो टेम्पल में था, इतना जल्दी इन्होंने कल्टिवेट भी कर लिया। बहुत डिफिकल्ट टेक्निक माना जाता है क्योंकि भाई ट्रांसेंडेंट आर्ट है। इधर शेन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान खुद भी होता है, खास करके जो इन दोनों के पीछे में वो 4 विंग्ड फिगर जो प्रकट हुआ था जिसकी 4 पंखें थी, उसे देखकर ये और हैरान था। कहीं ना कहीं ये सोर्स ओरिजिन के करीब पहुंच रहा था। और जब ये बोल रहा था ये चीज़ें तो मिंगजुआन भी बोलता है, तुम्हें जान के और हैरानी होगी कि इन्हें ये लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट बस थोड़े समय पहले यानी कि 33वें लेयर पे मिला था। शेन बोलता है इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया। मिंगजुआन एक चैन की सांस लेता है कि भाई मैं ही हैरान नहीं हो रहा हूँ, सभी लोग हैरान हो रहे हैं। इधर वो जो मैनिफेस्टेशन हुआ था ना, धीरे धीरे उसमें सोर्स और आ रही थी, यानी किंग जो यूज कर सकते। अब शेन भी शांत नहीं बैठता है, वो अगरबत्ती इसने तो जलाई दिया, तो धीरे धीरे वहां पर ना एक ब्लैक पोर्टल बनने लगता है, मतलब कि स्पेस जहां से कोई अंदर बाहर जा सकता है। और शेन समझ रहा था कि लिलू और जियांग किंग ये बहुत पावरफुल हो चुके हैं, अगर ये मरना नहीं चाहता है तो इसे ऑनर्ड वन को फॉलो करना ही पड़ेगा आगे भी। यही रास्ता था और एक मात्र रास्ता था। अब शेन ज्यादा सोचता नहीं है, तुरंत ही ना अपनी छाती में होल करता है और वहां पर हमें ब्लैक हार्ट दिखाया जाता है इसका, जो कि मानो ट्यूमर के समान। अलग आवाजें भी आ रही थी। इसके पास एक डिमोनिक बैनर था जो कि अपने हार्ट में ही गाड़ देता है, ब्लैकिश ब्लड बाहर निकलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वहां पर फ्लक्चुएशंस आने शुरू होते हैं और ये कहता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम लोग ट्रांसेंडेंट आर्ट यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हें मजबूर किया था बहुत समय पहले भी मृत्यु के करीब जाने पर, और आज भी कर सकता हूँ। और इस दौरान ये चिल्लाता है 10,000 डीमन बैनर एंडलेस टाइड ऑफ डेविल्स। तो बैनर से ना एक अलग ऑरा निकलती है मानो हेल के समान, और किसी भी चीज को तुरंत करप्ट कर सकती थी। भीड़ इस तरफ देख रही थी कि अब करना क्या है। फिलहाल जो कर सकते लिलू और जियांग किंग ही कर सकते, क्योंकि ज़्यादा फील कर पा रहे थे डिवो मिंगजुआन और शेंग कियावेर, ये दोनों क्योंकि ड्यूक ऑफ लाइट वाले ही रास्ते पर हैं, लाइट को ही कल्टिवेट कर रहे हैं। मानो इनके अंदर की भी जो लाइट और हो ना काफ़ी खुश हो। फाइनली इनका अटैक तैयार हो चुका था और ये चिल्लाते हैं एक साथ 12 विंग्ड सेराफिम स्वॉर्ड डांस डीमन पुशिंग स्वॉर्ड ऑर्ब। जैसे जैसे अपने तलवार को घुमाते हैं ना, पीछे में वो जो 4 विंग्ड फिगर प्रकट हुआ था 4 पंखों वाला, वो भी वैसे ही होता है, धीरे धीरे एक ऑर्ब में बदलने लगता है। स्वॉर्ड का जो कंसंट्रेटेड एनर्जी होता है। अभी इनका ये जो अटैक वो जो बैनर के थ्रू ब्लैक सी बनाया था अपने शेन जिंगजायो ने, और उससे टकराता है। और बड़ी बात ये थी कि कोई ऐसा एक्सप्लोजन टाइप नहीं होता कि 2 अटैक टकरा रहे थे, कोई शॉकवेव भी नहीं फलती, क्योंकि जब लोग होश में आते एक तरह से समझो कि अवाक रह गए थे कि ये हुआ क्या। तो देखते हैं कि शेन का जो वर्ल्ड स्पेस डोमेन था गायब हो चुका था, ग्रेइश ब्लैकिश एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और शेन जहां पर था पहले ये उस तरफ देखते हैं, बट वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद जो शेंग कियावेर थी वो बोलती उधर देखो, और जब इनका ध्यान जाता है तो वहां पर शेन था लटका हुआ एक अल्टर के ऊपर, तलवार मतलब एक धसा हुआ था उसकी बॉडी में, तो ये फंसा हुआ था कपड़े के थ्रू, और जो इसकी ऑरा थी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लिलू और जियांग किंग पूरी तरह से थक चुके थे क्योंकि ये जो टेक्निक था ना भाई अलग लेवल पे था। अब जैसे देखो लिलू यूज करता है अपना वो स्वॉर्ड रियल्म वाला जो अटैक है, लेकिन अभी वो 4 ही फॉर्मेशन बना पाता है। जब तक 5 नहीं बनाएगा तब तक उसे आप ट्रांसेंडेंट आर्ट नहीं कह सकते। अब लिलू का जो एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर था धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जियांग किंग इसकी तरफ देखते हैं लिलू की तरफ कि हाँ थकान तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसेंडेंट आर्ट ठीक है बहुत पावरफुल चीज़ है, हमारे पास हैं 10 पिलर्स, लेकिन हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अब लिलू जरन पूछता है ये मर गया कि नहीं। जियांग किंग बोलती है मरा तो नहीं, हल्का फुल्का लाइफ फोर्स अभी भी है। लिलू चिल्लाता है कि सभी लोग मिल के इसको अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये सुनते ही बाकी लोग आगे बढ़ने लगते और अपने अटैक भी करते हैं शेन की तरफ, लेकिन तभी वहां पर एक डार्क ग्रेइश कलर का ब्लैकिश ग्रे मिक्स कलर रेजोनेंट पावर चमकता है। शेन के मतलब ये ड्यूक बर्फिट्स के अटैक थे, 9 ड्यूक बर्फिट्स तो ये बना ही चुका था, तो ये रजिस्ट कर जाता है, लेकिन उसमें क्रैक्स आने लगते, ये बस अब कोलैप्स करने वाला था। लिलू चिल्लाता रुको मत, इसके बर्फिट्स को तोड़ दो तभी ये खत्म होगा। अब लोग दूसरे राउंड के लिए तैयार होते। शेन फिर भी ना पागलों की तरह हंस रहा और कहता है लिलू और जियांग किंग कैसे कि तुम दोनों को मानना पड़ेगा, अभी नॉर्मल लेवल के ड्यूक पर ट्रांसेंडेंट ड्यूक आर्ट यूज कर रहे हो। एस्ट्रल सेज कॉलेज ने मानना पड़ेगा तो डेमोनिक जीनियस को पैदा किया है, तुम्हारा काफी नाम भी होने वाला है इस बैटल के बाद। और जियांग किंग क्योंकि मैं तुम्हारा प्रीवियस मेंटर था तो ये मुझे काफी खुशी देता है। जियांग किंग बोलती तुम अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लो, वैसे भी तुम आज बचोगे नहीं।
शहनाज जुरान ना खून की उल्टी भी कर रहा था और फिर बोलता है देखो यार मुझे तुम्हारा हार्ट ऑफ लाइट चाहिए था, शायद वो मुझे पहले कर देना चाहिए था। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मतलब तुम्हारे उस हार्ट ऑफ लाइट की तरफ, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है। मतलब उसी समय इसको रियलाइज हो गया था कुछ समय बाद कि तुम जेनेसिस सीड हो इसलिए। जब ये बोलता है ना तो चाहे मिंग जुआन हो, शेंग क्यावेर हो या बाकी लोग, इवन लू केंगेर वगैरह भी हैरान होकर देख रहे थे जियांग केंगे की तरफ। और दूर से सेलेस्टियल मिरर सिटी में जो जहाँ से वो मिरर यूज करके जुआन जेन बायू जिंगजी देख रहे थे वो भी हैरान। हर एक शब्द सुना था इन्होंने शेन का। डाउट हुआ था इनको थोड़ा बहुत जियांग केंगे पर, बट कंफर्म नहीं थे कि यही जेनेसिस सीड है। और भाई जेनेसिस सीड को कौन नहीं चाहेगा प्रायोरिटी में, इवन एकेडमिक फेडरेशन चाहता था। हालांकि थोड़ा निराश फील करते कि लेकिन वो तो अब एल्डर जिंगजी वगैरह बोलती है कि वो तो अब हेवनली एम्परर के खानदान में जा चुके हैं। बट वांग जुआन जिन समझाते हैं कि यहाँ पर अदरवर्ल्ड से लड़ाई की बात है तो हेवनली एम्परर भी हमारा सहयोग करते ही हैं जो अलग खानदान के भी हैं। इधर लीलू को काफ़ी गुस्सा आता है कि क्योंकि इसने छिपा के रखा था कि जियांग केंगे जेनेसिस सीड है, इसको पता चल गया था बट ये कभी फैलाना नहीं चाहता था। फिलहाल शेन के जो ड्यूक बर्फिट्स थे वो फूट जाते हैं। इसके आसपास एक अलग ही हॉरिफाइंग एनर्जी की औरा दिख रही थी बट फिर भी ये हंस रहा था। लेकिन इस दौरान लोगों का ध्यान जाता है, खास करके लीलू वगैरह का, कि इसके हार्ट में ना एक और अगरबत्ती जैसा कुछ धंसा हुआ है, जैसे जाउजुन जहाँ पर जल रहा था वहाँ पर सेम उसके जैसा। इस दौरान ये चिल्लाता है कि मेरी चमड़ी, मेरा खून, मेरी टूटी हुई बॉडी मैं आपको ऑफर करता हूँ ऑनर्ड वन। और उस दौरान इसकी बॉडी भी पूरा जलकर राख हो जाती है और यहाँ पर ना वो ब्लैक होल में से मानो एक ऑरा प्रकट हो रही थी, एक सफेदी बॉडी लिए हुए और चेहरे पर एक अलग स्माइल था। अब जब ये बंदा प्रकट होने लगता ना, चाहे डिवो मिंगजुआन हो या कोई भी हो, उनके ड्यूक बर्फिट्स की जो ऑरा थी अपने आप डिम होने लगती है। लिलू और जियांग किंग का जो एक्सप्रेशन था ना काफ़ी ज़्यादा अगली हो चुका था, क्योंकि ये समझ चुके थे देखो भाई कि ये आ चुका है हेवनली एम्परर। और बड़ी बात यह है कि ये ओरिजिन रिवर्सल इंस्टीट्यूट का है। और ये आते ही कहता है शेन तुमने अच्छा काम किया है। और ये जो बंदा आया था ना हेवनली एम्परर, एकदम दिखने में क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने थे, एकदम स्कॉलर जैसा विद्वान लग रहा था और नाम था इसका एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर। अब इसके हाथ में ना वो जो शेन की औरत थी इकट्ठा हो जाए, उसके बाद ये देखता है ओके तो मैं आ चुका, और ध्यान देता है लिलू और जियांग किंग की तरफ कि ये मुझसे डर नहीं रहे और इनकी ऑरा सप्रेस हो रही है लेकिन फिर भी ये अपनी ऑरा को यूज कर पा रहे। कहता है तुम दोनों को मानना पड़ेगा कि तुम अपने रेजोनेंट पावर को सर्कुलेट कर पा रहे हो अपनी बॉडीज में। पियरलेस प्रोडिजीज ऑब्वियसली, एक जेनेसिस सीड तो एक एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड। लीलू हैरान हो जाता है, मतलब इसका सबसे बड़ा सीक्रेट था ना एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड वाला, जो कोई नहीं जानता था, लेकिन ये यूं ही एक नज़र देखते ही समझ गया था। ऑब्वियसली भाई हेवनली एम्परर है। और कहता भी है एम्प्टीनेस कि तुम दोनों मेरे द्वारा डील किए जाओगे, तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये अपने हाथ को आगे बढ़ा ही रहा था कि इनको निपटाता हूँ, तभी स्पेस में दरारें आती और 3 लोग यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं लीलू वगैरह के सामने, जुआन जिन, बायू और सिंगजी। जुआन जिन के समय तीनों जो क्राउन थे ना वो चमक रहे थे। अब देखो जुआनजिन तो वो ठीक है ट्रिपल क्राउन किंग है, बट ये दोनों भी कम नहीं थे, डुअल क्राउन के करीब थे, मतलब पीक के आसपास जा रहे थे। लेकिन फिर भी इनकी और अभी सप्रेस हो रही थी। लीलू वगैरह भी हैरान थे कि मतलब ट्रिपल क्राउन किंग भाई टॉप लेवल का एक्सपर्ट माना जाता है हेवनली एम्परर के, लेकिन हेवनली एम्परर के सामने ये भी कुछ नहीं है। हालांकि फिर भी ये बंदा कहता है एम्प्टीनेस, तारीफ करता है वांग जुआनजिन तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है। मुझे जितना लगता है जितने भी ट्रिपल क्राउन किंग है शायद तुम्हें एकेडमिक फेडरेशन का बस की वांग हरा सकता है, बाकी कोई नहीं। लेकिन तुम तीनों मुझे अगर रोकने का सोच रहे हो तो तुम सपने देख रहे हो। जुआनजिन इस समय जो कि अपने 9 लेयर्ड लोटस ऑरा को यूज कर रहे थे एक अटैक करने के लिए गोल्डन फ्लेम्स के थ्रू, यूं ही बस ये बंदा हाथ लहराता है और इनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि जुआनजिन फिर भी चिंतित नहीं होता, और जुआनजिन इसलिए भी आए थे कि उनको पता है वो हरा तो नहीं सकते, बस थोड़ा समय निकालना चाहते हैं ताकि इनके जो हेवनली एम्परर है ना वो यहाँ पर आ सके। इधर एम्प्टीनेस भी गेस कर लेता कि सीन क्या है, लेकिन इस दौरान ना स्पेस में यहाँ पर बादल उदल गरजने लगे। पूरा सेलेस्टियल मिरर कॉन्टिनेंट पर बादल अपने आप घूम रहे थे और इन बादलों के बीच में एक बादलों का शेप बनने लगता है जो कि तुरंत ही अपनी ऑरा फेंकता है लीलू और जियांग किंग की तरफ, क्योंकि एम्प्टीनेस ने जो अटैक किया था अपने हाथ को आगे बढ़ाया था लीलू और जियांग किंग के लिए, उसे ब्लॉक करने के लिए कॉल्ड्रन बन जाता है जिसमें लीलू और जियांग किंग कवर हो जाते हैं। अटैक पावरफुल था लेकिन लीलू और जियांग किंग को छू नहीं पाता। लोग हैरान थे यार ये कॉल्ड्रन इतना पावरफुल है कि मतलब एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर का अटैक भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसे देख करके जुआनजिन वगैरह और बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आ चुके थे क्लाउड हेवनली एम्परर जो कि एकेडमिक फेडरेशन के हैं। तो सामने प्रकट हो जाते अपने क्लाउड हेवनली एम्परर जिनकी ऑरा काफी खतरनाक थी, मतलब बादलों सी ऑरा लग रही थी, एकदम अलग ही मैजेस्टिक मिस्टीरियस दिख रहे थे। और तुरंत ही जुआनजिन लोग वगैरह ग्रीट करते हैं क्लाउड हेवनली एम्परर बोल के। तो अब लोगों को पता चलता है जैसे डिवो मिंगजुआन, शेंग क्याओर, लीलू वगैरह भी, और ये भी इन्हें ग्रीट करते हैं। और ऐसा नहीं कि इनका क्लोन बॉडी था, ये ट्रू बॉडीज में आए हुए थे। मतलब देखो सामने वाला एम्प्टीनेस भी अपने ट्रू बॉडी में आया था और इधर से क्लाउड हेवनली एम्परर भी अपने ट्रू बॉडी के साथ है। अब उसके बाद क्लाउड एम्परर जियांग किंग की तरफ स्माइल के साथ देखता है कि जेनेसिस सीड फाइनली अपीयर हो चुका है। तुम्हारा नाम जियांग किंग है ना?
जियांग किंग ग्रीट करती है इन्हें और ये बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे टीचर का नाम जैनमिंग यू है ना, वो छोटी बच्ची। ऑब्वियसली देखो वो जो है वो थर्ड स्कूल मास्टर है हेवनली लाइट एंशिएंट कॉलेज की, जहाँ से जियांग किंग पढ़ी है, बट ये बताते हैं कि मैं उसका टीचर हूँ और उसने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है। जियांग किंग भी हाँ में सर हिलाती और ये कहते हैं तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। तो ये तुरंत इन्हें अंकल मास्टर क्लाउड कह के बुलाते और ये काफ़ी खुश भी होते हैं। इधर हमें जुआनजिन, बायू और जिंगजी को दिखाया जाता है जो कि सुन रहे थे, क्योंकि देखो हेवनली एम्पर इतने प्यार से नॉर्मली भाई अगर ट्रिपल क्राउन एक्सपर्ट है ना तो भी शायद बात नहीं करता है, लेकिन इस बंदी का होता अलग था क्योंकि जेनेसिस सीड थी। इस दौरान जियांग किंग परिचय करवाती है इनसे अंकल मास्टर क्लाउड से लीलू का कि ये मेरे हस्बैंड है। क्लाउड एम्पर लीलू की तरफ भी स्माइल देते हैं कि मेरा आज दिन बहुत अच्छा है कि आज तो मैंने जेनेसिस सीड देखा ही, इवन पुराना खोया हुआ एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड भी आज देखने को मिल गया जो कि सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट के सेक्ट मास्टर का लेगेसी है। तुम्हारे पेरेंट्स काफी लकी थे। लीलू समझ जाता है कि मतलब कोई भी चीज छिपाया तो नहीं जा सकता यार इन हेवनली एम्परर से, और ये बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं हेवनली एम्परर ली से बहुत अच्छा मेरा मतलब रिश्ता है। हम नोबल बैटल फील्ड पे कई सारे हेवनली एम्परर को मिल के बैटल किए हैं, उन्हें भी ये पता नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड के बंदे हो, तुम्हारे पास है, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब इनसे बात करने के बाद क्लाउड एम्परर देखते हैं एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर की तरफ और इनकी बहस होती है। एम्प्टीनेस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को कि ये जो सेलेस्टियल मिरर बोर्ड है ये तुम लोगों का है, एकेडमिक फेडरेशन वालों का है, ये सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट का रेलिक है, तुम लोग इसका ध्यान रख रहे हो लेकिन ये तुम्हारा नहीं हो गया। और इनकी बहस चलती है कि तुम अदर वंस को रिलीज करते हो, ये तुम सही कर रहे हो तुम लोग। और उसके बाद ये बोलते हैं कि एम्प्टीनेस तुम जा सकते हो। एम्प्टीनेस हंसता है कि मैं बिना उस चीज़ को लिए कैसे जा सकता हूँ और तुम अकेले ही मुझे रोकने वाले हो। क्लाउड एम्परर हैरान हो जाते, तुम करना क्या चाहते हो, मतलब कुछ है ऐसा सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा में जो तुम्हें चाहिए, जो मतलब हैरान तो थे। देखो क्लाउड एम्परर भी सोचते हैं, पूरा मिरर पगोड़ा को खंगालने लगता है, लेकिन इस दौरान स्पेस में हरकत होती है। लीरो और जियांग किंग भी उस तरफ देखते हैं और बड़ा सा कॉर्प्स का जो कॉफिन होता है ना वैसा कुछ थी, उसमें से खतरनाक प्रेशर निकल रहा था, किसी मतलब बड़े से बॉडी की लाश थी वो, आसपास उसके क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये किसी हेवनली एम्परर का बॉडी था जो यहाँ पर पड़ा हुआ था, और इसी से वो जो डस्ट वगैरह निकलते हैं ना जिसे लोग लेकर के कल्टीवेट करते हैं और अपना कल्टीवेशन जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, सैंड डस्ट जो कि लीलो वगैरह ने यूज़ भी किया था। और क्लाउड एम्परर सोचते हैं मतलब इस चीज़ के चक्कर में आए क्या ये लोग, बट ये तो पता ही है सबको, तो एम्प्टीनेस को कुछ और चाहिए क्या, मतलब कुछ ऐसा होगा जो जिसके बारे में अभी एकेडमिक फेडरेशन को भी नहीं पता है। और ऐसा नहीं कि एकेडमिक फेडरेशन के जो हेवनली एम्परर्स हैं भाई पावरफुल लोग भी हैं, उन्होंने पूरा इस पगोड़ा को इंस्पेक्ट किया हुआ है बट उन्हें कुछ नहीं मिला था। और ये जो हेवनली एम्परर की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी, उनका हार्ट भी यहीं पर है, उसमें इतने खतरनाक फ्लक्चुएशन है भाई ना कि इवन हेवनली एम्परर भी उसे सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब अगर कुछ भी गलती हुआ तो पूरा ये एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए कभी भी जो नॉर्मल हेवनली एम्परर लेवल का बंदा है वो भी अंदर नहीं जाता है। और हार्ट के अंदर किसी ने जाके देखा भी नहीं था जो हेवनली एम्परर का हार्ट है, तो ये समझ जाते हैं कि शायद ये वहीं पर जाना चाहता है। ये पूछते भी हैं क्लाउड एम्परर कि तुम्हें हेवनली एम्परर के हार्ट में क्या करना है। एम्प्टीनेस कहता है मतलब तुम भी समझ चुके। क्लाउड एम्परर पूछते है क्या उसमें। अब जो एम्प्टीनेस था ना वो एक फिंगर सील बना था, एक हैंड सील टाइप में, तो जिससे पूरा जो सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा था ना वो बजिंग साउंड के साथ गूंजने लगता। बेसिकली ये टेक्निक था सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा को पूरी तरह से कंट्रोल करने का। और क्लाउड एम्परर हैरान हो जाते कि इसको कैसे पता है। एम्प्टीनेस कहता है मुझे कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, और एक ब्लू स्टोन कुछ तो निकाल और दिखाता है कि देखो ये सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट के सेक्ट मास्टर का सील है, यहाँ पर सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा उन्हीं का है, तो बस मैं ये दिखाऊंगा तो हर चीज़ें काम करेंगी। और तुम्हें जानना है क्लाउड ये मुझे कैसे मिला, और इसके बाद दिखाता है ब्लू स्टोन सील जो था वो वाइब्रेट कर रहा, उसमें से मानो की एनर्जी निकल रही थी जो कि चारों तरफ फैल रही थी, और ये एनर्जी सीधा पड़ती है हेवनली एम्परर का जो हार्ट पड़ा हुआ था ना वहां पर, जहां से का ऑब्जेक्ट जैसा कुछ निकल रहा था जो क्रिस्टल का बना हुआ था। क्रिस्टल इतना प्योर फॉर्म में था ना, वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी से भरा हुआ कि ये कल्टीवेशन में मदद कर सकता है। क्लाउड एम्परर भी हैरान कि वो रेजोनेंस है, अब फाइनली इनको और फील होती है, वो भी सुप्रीम 9th ग्रेड का रेजोनेंस जो कि डिवाइन फ्रूट प्रोड्यूस करता है। इवेन वांगजिन, बायो, जिंगजी वगैरह भी हैरान थे क्रिस्टल डिवाइन फ्रूट को देख करके। अब देखो जैसे जुआनजिन है, ये अब क्योंकि ट्रिपल क्राउन किंग है तो इनके सभी रेजोनेंसेस अपर 9th ग्रेड पे हैं, लेकिन ऐसा रेजोनेंस जो उससे भी ऊपर हो, जो डिवाइन फ्रूट को प्रोड्यूस कर सकता हो, किसे नहीं चाहिए होगा। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल हेवनली एम्परर है ना, अगर वो मरता है तो उसके रेजोनेंस भी खत्म हो जाते हैं समय के साथ, और ये रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो डिवाइन फ्रूट है। अब एक लेवल पे इंसान का रेजोनेंस पहुंच जाता है ना 9th ग्रेड से और ऊपर, तब ऐसा बनता है। और ये रेजोनेंस जो था वो क्रिस्टल रेजोनेंस था। लीलू जियांग किंग भी उस तरफ ध्यान से देख रहे थे पहली बार, इवन मतलब आप समझ लो वांग जुआनजिन वगैरह भी सुप्रीम 9th ग्रेड के रेजोनेंस को देख रहे थे। जुआनजिन भी समझ रहे थे मतलब ये हेवनली एम्परर की जो लाश है उसका रेजोनेंस,
और इनको भी पता चल रहा था डिवाइन फ्रूट के बारे में। और ये बताते हैं जब सुप्रीम 9th ग्रेड ना एकदम पीक पे पहुंच जाता है तब जाकर के डिवाइन फ्रूट बनता है। और कह सकते हो कि हेवनली एम्पर में टॉप लेवल का जो बंदा होता है वो इस लेवल पे होता है। जैसे मेरा रेजोनेंस भी अभी तक डिवाइन फ्रूट नहीं बना पाया, और हेवनली एम्पर जिनके डिवाइन फ्रूट्स बन गए हो ऐसे उंगली में तुम गिन सकते हो। और शायद मुझे लगता है कि ये जो क्रिस्टल रेजोनेंस है ना, ये सैक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट मास्टर का रहा होगा। अब इन्हें समझ में आता है क्लाउड एम्पर को कि हमने मतलब एकेडमिक फेडरेशन वाले कि लोगों को दिक्कत ना हो, सेलेस्टियल मिरर पकड़ा सही से रहे, तो उन्होंने कभी उस हार्ट को इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं तो अब तक ये चीज़ थोड़ी रहता यहाँ पर। अब क्लाउड एम्पर पूछते हैं कि एम्प्टीनेस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, इतना बड़ा जिक्र। एम्प्टीनेस हंसते हैं और ब्लू स्टोन सील को दिखाते कि हमारा जो ओरिजिनल रिवर्सन है तुम लोगों से भी पुराना है, तो हमें बहुत सी चीज़ें पता है जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है ये सब ट्रेजर्स तुम्हारे हैं? और क्लाउड बोलते हैं कि अब ये क्योंकि भाई सुप्रीम 9th ग्रेड का रेजोनेंस जो कि डिवाइन फ्रूट को जन्म देता है, तो ये मैं तुम लोगों के हाथ में तो जाने नहीं दे सकता। और तुरंत ही अपनी ऑरा यूज करने लगते एम्प्टीनेस को रोकने के लिए। मतलब एक बड़ा बैटल शुरू हो रहा था कहीं ना कहीं दो हेवनली एम्परर के बीच में। जितने भी लोग थे चाहे लीरो ज़ियांग किंग, बस इस बैटल को देख सकते थे, अपनी समझ को बढ़ा सकते थे। अब जैसे क्लाउड हेवनली एम्परर के जो रेजोनेंसेस थे ना, क्लाउड रेजोनेंस था इनका, एक स्टार था, एक मून था और एक इल्यूजन रेजोनेंस था। चारों सुप्रीम 9th ग्रेड पर थे और चारों के पावर्स को हमें दिखाया जा रहा था। मानो अपनी ऑरा से एक अलग स्पेस बना सकते थे, इतना पावरफुल इनका टेक्निक था। और जो टेक्निक ये यूज कर रहे थे इसे देखकर के एम्प्टीनेस भी कहता है ये वॉयलेट क्लाउड जेनिथ सील है क्या? जितना मैंने सुना था कि इसने ग्रैंड डेविल किंग को भी इस टेक्निक से 100 सालों तक सील कर दिया, लेकिन तुम इससे अगर मुझे रोकना चाहते हो तो नहीं रोक पाओगे। और एम्प्टीनेस भी अपना मुंह खोलता है, इसके मुंह से ग्रेइश एनर्जी निकल। शुरुआत में थोड़ी वीक दिखती है लेकिन इसका इफेक्ट काफी अलग था। जहां से भी ऑरा गुजरती है ना तो स्पेस में कुछ भी है तो वो खत्म हो जा रहा था। अब दोनों के अटैक टकराते, वॉयलेट सील अटैक और इसका ग्रेइश एनर्जी अटैक। कोई वैसे शॉकवेव वगैरह नहीं फैलता है, बस लोग ध्यान से देख रहे हैं। और क्लाउड एम्परर भी कहते हैं तुम्हारा ये ग्रेट एम्प्टीनेस एनर्जी काफी खतरनाक है, ये तुम्हारा वॉइड रेजोनेंस। लीलू पहली बार सुनता है वॉइड रेजोनेंस, ऐसा भी कुछ होता है जो कि काफी रेयर माना जाता है। वॉइड मतलब नल, जीरो रेजोनेंस या जो भी बोल लो उससे। एम्प्टीनेस हंसता कि क्लाउड मैंने तुम्हें बोला ही था कि तुम मुझे इस अटैक से तो नहीं रोक पाओगे और क्रिस्टल रेजोनेंस तो मिलके रहेगा मुझे ही। फिलहाल ये ब्लू स्टोन सील को गायब कर देता, अचानक से गायब होता है और वो जो हेवनली एम्परर की बॉडी थी वहां प्रकट होती और क्रिस्टल रेजोनेंस को अपनी ऑरा से घेरने लगता है वो जो ब्लू सील था। और क्रिस्टल रेजोनेंस भी रुकता नहीं है, मतलब वो स्टोन सील उसको अट्रैक्ट कर रहा था और रेजिस्ट भी नहीं करता है, तुरंत उसकी तरफ आने लगता है। और इस दौरान एम्प्टीनेस बोलते हैं देखो क्लाउड, अगर तुम पूरा अपना स्ट्रेंथ यूज करोगे तो ये जो हार्ट है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, तो पूरा सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा, तो मुझे ले जाने दो। क्लाउड एम्परर कहते हैं देखो मैं तुम्हें रोक तो नहीं पाऊंगा इसे लेने से, लेकिन मैं तुम्हें इतना तो कर सकता हूँ कि तुम यहाँ से जा ना पाओ। फिर से अपने मून लाइट और स्टार लाइट के पावर को ये यूज करते हैं और कुछ टालिस्मैन बीड्स बनाते हैं। अब इस अटैक को देख करके एम्प्टीनेस भी हंसता है, स्पेस उसके सामने का खुलता है और एक ब्लैक डीमन एप बाहर निकलता है। ये बेसिकली इनका रेजोनेंस। तो फिर से मतलब ये डीमन एप और क्लाउड एम्परर का जो ये अटैक था, ये दोनों फिर से मतलब वो जो बीट्स थे उनसे बैटल होता है। इधर ये बैटल चल रहा था और ज़ियांग किंग इस दौरान लीलू का हाथ पकड़ दिया कि वो सब छोड़ो, एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट जल्दी से हासिल करो। लीलू को भी याद आता है हाँ यार वो भी तो काम है। फिलहाल जो ज़ुआनजिन थे, बायू थे, जिंगजी थे, ये जो यहाँ पर एंसेंट ऑल्टर वगैरह थे ना उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और देखो अंदर जाना है तो ये जाने तो नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का बात। लीलू यहाँ वांग ज़ुआनजिन की तरफ थे और ये वांग ज़ुआनजिन से बात करता है कि क्रिस्टल रेजोनेंस जिसके अंदर डिवाइन फ्रूट भी है वो एम्प्टीनेस लेना चाहते हैं ब्लू स्टोन सील के थ्रू। ये उस तरफ इशारा करता है क्योंकि ब्लू स्टोन सील वहां पहुंच चुका था और अगर क्रिस्टल रेजोनेंस मिल गया एम्प्टीनेस एम्परर को तो क्लाउड एम्परर भी फिर इसे रोक नहीं पाएंगे। और लीलू कहता है लेकिन मेरे पास एक तरीका। ये सुनकर जिंगजी और बायू भी हैरान हो जाते कि हम किंग लेवल के एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकते और ये भी ड्यूक लेवल का बंदा है, उसमें भी लो लेवल का ड्यूक है, ये क्या ही कर सकता है। अब लीलू कहता है देखिए आपको प्रिंसिपल वांग पता है वांग कि मेरे पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है, तो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड कौन यूज करता है? जो सेक्ट मास्टर का सक्सेसर हो। तो मेरे पास चांसेस है, मैं उस चीज को रोक सकता हूँ, मेरे पास एक स्पेशल पोजीशन है। क्योंकि ये सुन करके ये भी चौंक जाते हैं कि शायद ये कुछ काम कर सकता है। बोलते हैं ज़ुआनजिन कि हाँ तुम ऑल्टर के अंदर जाओ, उधर तुम ट्राई कर सकते। लेकिन ज़ुआनजिन जानते थे लीलू की तरफ जाते हुए देखते कि ये इसका एकमात्र गोल तो नहीं होगा, इसका प्लान कुछ और है। हालांकि लीलू बोलता है इनसे पलट के कि सभी लोग वो ले रहे हैं जिनको उसकी जरूरत है, तो आप टेंशन मतलब। और ज़ुआनजिन जानते थे लीलू का कैरेक्टर कि ये कुछ खराब नहीं करे। हालांकि ज़ुआनजिन बोलते तुम अकेले नहीं जा पाओगे अंदर, क्योंकि एम्प्टीनेस ने अपनी वो जो ग्रेटर एम्प्टीनेस एनर्जी छोड़ी है, तो तुम डिस्ट्रॉय हो सकते हो, मतलब खत्म हो जाओगे, एनाइलेट हो जाओगे। अब लीलू को पता चलता है, प्रिंसिपल वांग को ये थैंक्स बोल। तो तीनों ये जो किंग लेवल के एक्सपर्ट थे ना लीलू को उस तरफ लेके जाने लगते। तो भाई मैं ब्रेक ले लेके वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 5-5 मिनट करके, और ये आखिरी पार्ट होगा मतलब अभी का, आज का। तो लीलू और ज़ियांग किंग तीनों किंग्स को फॉलो करते और ऑल्टर की तरफ बढ़ते। वांग ज़ुआनजिन अचानक से रुकते और थोड़े सीरियस हो जाते और इनके सर के ऊपर जो 3 लेयर्ड क्राउन्स था ना वो चमक रहा था इस समय,
जो कि इस समय एनर्जी के फॉर्म में बदलता है और काफ़ी तेज़ी से ये जो स्पेस था वॉइड उधर पड़ता है। और जैसे एनर्जी पड़ती है ना तो वहाँ पर लीलू फिर देखते हैं इनकी एनर्जी की वजह से वो ग्रेइश एनर्जी जो कि नॉर्मल आंखों को नहीं दिख रहा था बिना इस एनर्जी के। और जुआनजिन कहते देखा और खुद भी बोलते यार हेवनली एम्पर का पावर सही में बहुत टेरिफाइंग होता है। मतलब ये एम्प्टीनेस हेवनली एम्पर ने पहले ही प्लान कर लिया था और कुछ रेस्ट्रिक्शन सेट कर दिए थे कि कोई ऐसे आगे ना बढ़ जाए जैसे जुआनजिन वगैरह। और जुआनजिन इस दौरान बाकी 2 एल्डर्स की भी मदद मांगते हैं कि अगर लीलू और जियांग किंगे को आगे जाना है तो इस एनर्जी को थोड़ा समय के लिए बाइंड करना पड़ेगा तभी ये लोग आगे बढ़ पाए। तो फिलहाल ये उस एनर्जी को सप्रेस करते हैं अपने पावर से और लीलू वगैरह को जाने देते हैं। और लीलू जैसे ही आगे बढ़ता है ना इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो और तेजी से बज करने लगता है। मतलब उसके अंदर मानो एक इमोशन जाग रहा हो कि भाई जल्दी बैठ जल्दी चल। लीलू इस दौरान वो जो एक ऑल्टर था उस पर जाकर के बैठ जाता और अपने गॉडली फोर्सिंग आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो काफी तेजी से घूम रहा था और इसके बीच में ना वो कॉल्ड्रन बन रहा था। कॉल्ड्रन मतलब जिसमें देखा होगा ज़ायोन वगैरह मतलब फ्लेम वगैरह यूज करके रिफाइन करते हैं। और फिलहाल इस कॉल्ड्रन में हमें एब्सोल्यूट रेजोनेंस फ्लेम दिख रहा और जैसे लीलू ऐसा करता है ना कुछ फ्लेम्स बाहर निकलते हैं जैसे कि एंशिएंट ऑल्टर सेंस करते। बाहर ही कुछ नहीं देख सकते लेकिन लीलू के सामने में कुछ शब्द दिखते हैं। उस पर लिखा हुआ था ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट। लीलू एकदम इस समय इमोशन से भर जाता है कि फाइनली वो इसे आर्ट मिल सकता है अब जिसके थ्रू ये अपने चौथे रेजोनेंस को फील कर सकता है और इसके बाद ये सेक्रेट वाइट रेजोनेंस सेक्ट का ट्रू सक्सेसर बन सकता है। और उसके बाद तो भाई फिर ये एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर से भी कॉन्टेस्ट कर सकता है वो ब्लू स्टोन सील जो है उसके थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन जो भी था ना मतलब एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट का ये इसके माइंड में एंटर कर जाता है। तो अब इसके पास वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं आ चुका था। इधर लीलू का जो ये ऑल्ड्रन था वो भी इवॉल्व हो रहा था। इवन एक्वायर्ड रेजोनेंस फ्लेम भी इवॉल्व हो रहे थे कंप्रेस होकर के फ्लेम सीड में बदल रहे थे। कह सकते जो लीलू का फ्लेम है वो ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम की तरफ पड़ रहा था। अब लीलू इधर अपने विचारों में खोया था मजा आ रहा था भाई को। तभी ये देखता है कि देखो उधर से वो जो फ्रूट डिवाइन फ्रूट था वो रेजोनेंस के थ्रू उसको जो ब्लू स्टोन सील लेके आने वाला वो अचानक से रुक जाता है। जैसे देख करके क्लाउड एम्परर भी हैरान होता है। फिर इनका ध्यान जाता है लीलू की तरफ जो कि एंसेंट ऑल्टर पे बैठा हुआ था। माजरा ये पूरा समझ जाते हैं अच्छा ऑल्टर में एक सीक्रेट छुपा हुआ था एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड से रिलेटेड और जब ये इसे कंप्लीट कर लेगा तो ये ट्रू सक्सेसर बन जाएगा सेक्ट मास्टर का। कहीं ना कहीं ये ब्लू स्टोन सील का जो अथॉरिटी है कि वो उस डिवाइन फ्रूट को ले सकता है उसको भी फिर सप्रेस करने को दिखेगा। लेकिन फिर भी एम्प्टीनेस सोचता है कि यार ये वैसे भी ये जो सील है वो सेक्ट मास्टर की है तो बदलेगा कैसे। लेकिन फिर भी कहता है तुम एक बस लकी बच्चे हो और तुम क्या लगता है तो कि तुम सेक्ट मास्टर बन सकते हो। ये फिर से हैंड सील बना जो ब्लू स्टोन सील था वो हेवनली एम्परर की बॉडी से इधर ला करके लीलू की तरफ बढ़ा देते और ये कहता है मतलब उस सील को मानो बोल रहा हो कि ये सेक्ट मास्टर के विल के खिलाफ जा रहा है इसे डिस्ट्रॉय कर दो। इससे जो ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट है ना वो छीन लो। कहने का मतलब इसका ये था ब्लू स्टोन सील में से मिस्टीरियस ऑरा निकल रही है इस ऑल्टर से वो बात कर रही हो ये जो मिस्टीरियस ऑरा। तो लीलू जो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा था जो इसके माइंड में जा रहा था ऑल्टर से वो रुकने लगता है और एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो भी इसका डिम होने लगता है। लीलू हैरान हो जाता है यार ये ब्लू स्टोन सील ऐसा कुछ कर सकता है क्योंकि जब तक लीलू के पास फुल आर्ट नहीं आएगा तब तक लीलू इस ब्लू स्टोन सील को मतलब ब्लू स्टोन सील जो है इसके ऊपर ही है जब तक लीलू इस आर्ट को पूरा नहीं सीख लेता था। और ये एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर आराम से लीलू को सप्रेस कर सकता है। इसमें क्लाउड एम्परर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सील लीलू पर काम करेगा क्योंकि लीलू के पास सेक्रेट वाइट रेजोनेंस सेक्ट का जो सामान है। तो लीलू का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है क्योंकि ये बंदा चाहेगा तो सील से जो ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट है उसको फिर खत्म भी कर सकता आगे। बट ऐसा ये कैसे होने दे सकता था। जियांग किंगे भी जब ये देखते कदम आगे लेते बट तभी लीलू के कलाई पर जो वो बैंड बंधा हुआ था ना जिसके अंदर पॉकेट स्पेयर था उसमें से अचानक से लाइट निकलता वही ब्रॉन्ज लैम्प बाहर निकलता है फ्लेम चलने लगता उसमें फ्लेम बढ़ने लगता और तेजी से चलने लगता है और एक फिगर हमें यहाँ पर प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं और आवाज आती है सेक्ट मास्टर मैं वांग टाइजी एक ये जो सन्स है उसमें से एक वाइट रेजोनेंस सेक्ट का मैं इस बंदे के टैलेंट को कमेंड करता हूँ कि ये हमारा इनहेरिटर बन सकता है। उम्मीद है कि सेक्ट मास्टर इस पर सहमत होंगे। और इनकी आवाज ऐसी थी मानो प्राचीन समय से आ रही हो इस और टाइम को चीरते हुए आ रही हो। पूरा मतलब यहाँ का स्पेस हिल जाता है और स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल का मिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।